हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ज़ीशान असद खान और आप देख रहे हैं माई क्लासरूम। कैंसर सीरीज़ के लेक्चर 1 में आपका स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में देखेंगे कैंसर के ओवरव्यू के बारे में। कैंसर क्या है, किस तरीके से ये कॉज होता है, ठीक है, इसकी मैकेनिज़्म क्या है, इसके बारे में इस पूरे सीरीज़ में हम बात करते हुए देखेंगे। ठीक है, अब सवाल आता है कि कैंसर जो है, कैंसर एक फैटल डिजीज़ है, एक डेडली डिजीज़ है, राइट। तो इस कैंसर को जानना क्यों ज़रूरत है, इतनी ज़रूरत क्यों आन पड़ी है कि हम कैंसर के बारे में जानें। ओके, आपको जान करके हैरानी होगी कि कैंसर जो बीमारी है ये काफ़ी ख़तरनाक है। ठीक, ये कैंसर इतना दर्दनाक और इतना ख़तरनाक है कि ये जानलेवा ही जानलेवा होता है। ठीक है, इस कैंसर में इस कैंसर में अगर हम एक रेट की बात करें, एक रफ्तार की बात करें, तो हमें ये देखने को मिलता है कि हर 5 में से एक इंसान को ये बीमारी होने की चांसेस हो जाती हैं। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इन्फेक्शन और सफरिंग फ्रॉम द कैंसर इज़ 1 आउट ऑफ 5। ठीक है, तो हर 5 में से एक इंसान प्रोबेबिलिटी है कि इसकी कि वो क्या हो सकता है, उसको कैंसर हो सकता है। ठीक है, अब बात आती है कि कैंसर को क्यों जाने हम। कैंसर एक बीमारी है, ठीक, एक नॉर्मल बीमारी की तरह इसको ट्रीट कर सकते थे, मगर सवाल ये होता है कि ये कैंसर इतना आसान नहीं है इसे ट्रीट करना। ये अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया के साथ आता है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के साथ आता है, राइट। तो अगर हम बात करें तो ऐसा क्या है कि ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, जान लीजिए। इससे पहले आपको एटलीस्ट इस चीज़ का तो नॉलेज है कि सेल किस तरीके से अपने आप को ग्रोथ करता है। ये बिहाइंड में आप देख सकते हैं हमारे, किस तरीके से ये सेल डिवाइड होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ये डिवाइड होता हुआ तो दिख रहा है, ये नॉर्मल ग्रोथ दिख रहा है, ठीक। मगर कैंसर के केस में होता क्या है कि कैंसर जो है वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ के साथ ज़ाहिर होने लगता है। ठीक है, इसमें कोई रेगुलेशन नहीं होती है, कोई कंट्रोल नहीं होती है। ये नॉर्मल मैकेनिज़्म जो होती है सेल की ग्रोथ की, उससे ये काफ़ी अलग होता है, राइट। अब इस ग्रोथ को जो है, इस अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, अनरेगुलेटेड ग्रोथ ऑफ सेल इन आवर बॉडी इज कॉल्ड कैंसर। ठीक, साथ ही साथ ये जान लीजिए कि हमारा जो सेल है, ठीक है, हमारा जो सेल है वो अपने आप में एक इकोसिस्टम की तरह बिहेव करता हुआ हमें मालूम है। ठीक है, ये एक अपने आप में एक इकोसिस्टम है। इसके जो कंपोनेंट हैं, ठीक है, वो कौन है, ऑर्गेनेल्स हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेल हैं जो कोलैबोरेट करते हैं एंड सेल को एक सिस्टम के फॉर्म में काम करते हुए या कराते हुए दिखते हैं। ठीक है, अब ये अलग अलग तरीके के सेल जब एक साथ इकट्ठे आते हैं तो वो किस चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं, वो टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म का आपका क्या होता है, जनरेशन हो जाता है। ठीक, साथ ही साथ आप इस चीज़ को जान लीजिए कि एक इकोसिस्टम में, इससे पहले हमने जो आपने पढ़ा होगा कि इकोसिस्टम में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कंसेप्ट लगता है। जो ज़्यादा ताकतवर होगा, ठीक है, वो इस अर्थ पे, इस दुनिया में वो क्या होगा, सर्वाइव करेगा। बाकी के अनस्टेबल या अनफिट वालों को वो क्या कर देगा, एलिमिनेट करेगा और अपना दबदबा कायम करके रखेगा। ठीक है, मगर ये चीज़ हमारे सेल में लागू नहीं होती है। हमारे सेल में सेल्फ सैक्रिफाइस की एक प्रक्रिया होती है, वहाँ पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का रेगुलेशन नहीं लगता है। वहाँ पे एक सेल दूसरे सेल को जन्म देती है और वो खुद ख़त्म हो जाती है। ठीक, फॉर एग्जांपल सोमैटिक सेल, जिससे हमारी पूरी बॉडी का निर्माण होता है। ठीक है, वो क्या करती है, एक सेल को जन्म देती है, वो खुद ब खुद धीरे धीरे सेल के प्रोग्रामिंग से, जिसको एपोप्टोसिस के नाम से हम जानते हैं, उस प्रक्रिया के अंदर जा कर के वो ख़त्म हो जाती है और नए सेल का निर्माण कर देती है। ठीक है, वहीं पे इस पूरे प्रक्रिया का फॉर्मेशन या इस पूरे प्रक्रिया को जो चलाया जाता है, वो इस लिए चलाया जाता है ताकि आने वाले जो रेस में जो कंटिन्यू होगा वो एक सेल होगा एंड वो सेल क्या है हमारा, वो सेल है हमारा जर्म सेल। ठीक, जर्म सेल वो सेल है जिससे हमारी गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ मेल इट इज़ स्पर्म एंड इन केस ऑफ फीमेल इट इज़ ओवा। तो इसकी कंटिन्यूटी जनरेशन आफ्टर जनरेशन कंटिन्यू रहे, इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए
क्या होती है, ये सेल का जो सिस्टम है आपका वो एक इकोसिस्टम की तरह बिहेव करता है और साथ ही साथ हमारे बॉडी का फॉर्मेशन करता हुआ दिखता है। ठीक है, अब यही चीज़ जो होती है कैंसर में गायब होती है। ठीक है, कैंसर में क्या हो जाता है, ये सारा रेगुलेशन जो अभी तक हमने डिस्कस किया ये सारा का सारा एब्सेंट देखने को मिलता है हमें। ठीक, अब ज़रा बात कर लें यहाँ पे कि कैंसर की प्रोसेस में या कैंसर के जनरेशन में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, अब तक की बातें अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को एक लाइक ज़रूर दे दें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्लीज़ क्लिक कर लें ताकि आप नोटिफाइड रहें अप टू डेट इंफॉर्मेशन के लिए। ओके, अब कैंसर के बारे में हमने आपसे बात करी। कैंसर क्या है, अनकंट्रोल्ड एबनॉर्मल एक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन ऑफ सेल। ठीक है, सेल का क्या है, अनकंट्रोल्ड है, एबनॉर्मल है और एक्सेसिव है, बहुत आयत फॉर्म में है, बहुत ही ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि आप उस चीज़ को कैलकुलेट नहीं कर सकते, उस चीज़ को आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। एक्सेसिव माइटोटिक डिवीज़न, माइटोटिक डिवीज़न हमारे बॉडी के ग्रोथ के में रिक्वायर होती है। ठीक है, मियोसिस हमारे जर्म सेल्स के फॉर्मेशन में, गैमेट के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती है। ठीक है, अब ये जो कंडीशन अगर क्रिएट हो रहा है बॉडी के किसी भी स्ट्रक्चर में, किसी भी हिस्से में, अगर ऐसा कंडीशन देखने को मिल रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चे, उसे हम बोलेंगे कैंसर। ठीक है, ये कैंसर जो होता है ये नॉर्मल मैकेनिज़्म को क्या करता है, ओवरराइड कर जाता है, ओवरराइड करके फिर अपने आप में ये एक बीमारी के तौर पे, एक तकलीफ़ के तौर पे ये हमारे बॉडी में जन्म ले लेता है। ठीक है, अब इसकी जो स्टडी करते हैं, ठीक है, जिस भी मेथड से हम इसकी स्टडी कर रहे हैं उस स्टडी, उस पूरे मैकेनिज़्म को हम क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी। तो स्टडी ऑफ कैंसर इज़ कॉल्ड ऑन्कोलॉजी। अब बात करें हम यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल सेल एंड कैरेक्टरिस्टिक कैंसर सेल। ठीक है, तो नॉर्मल सेल जो होती है वो कंट्रोल्ड वे में ग्रो करती है, कंट्रोल्ड वे में राइज करती है और कंट्रोल्ड वे में उसकी डेथ होती है। ठीक है, इस पूरे प्रक्रिया को, इस पूरे मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं बच्चे, उस पूरे प्रक्रिया को हम बोलते हैं एपोप्टोसिस। ठीक है, एपोप्टोसिस में क्या होगा, एक सिस्टमैटिक रेगुलेटेड मैनर में एक सेल का जन्म होगा, फिर वो सेल क्या होगी, बड़ी होगी, वो फिर एक नए सेल का प्रोडक्शन करेगी, साथ ही साथ फिर आगे चल करके वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, इस पूरे प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, एपोप्टोसिस और प्रोग्राम सेल डेथ। ठीक है, साथ ही साथ एक और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जो नॉर्मल सेल में हमें देखने को मिलता है वो हमें क्या मिलता है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन में क्या होता है कि सेल अपने एरिया में ग्रो तो करती है, साथ ही साथ उसके जैसे ही करीब में एक और सेल आती है, धीरे धीरे एरिया अगर लिमिटेड हो गया तो फिर वो अपना ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट कर देगी। वो क्या करेगी, उसी स्टेज में रिस्ट्रिक्ट होकर के अपना सिर्फ और सिर्फ सर्वाइव करेगी, मेटाबॉलिज्म करेगी एंड दैट्स इट। ठीक है, प्रॉपर नॉर्मल लाइफ जो सस्टेन करना है वो करेगी। मगर यहीं पे आपका जो कैंसर सेल है उसमें ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रोसेस नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, इस प्रोसेस में इनके पास क्या होता है, इनको कोई मतलब नहीं होता है कि हमारे पास एरिया रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, एक इलाका हमारे लिए रिस्ट्रिक्टेड है, हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, उससे इनको कोई बहस नहीं है। ये क्या करेंगे, ये दूसरे सेल को ख़त्म करेंगे और अपना खुद का सारा चीज़ उससे डिराइव करेंगे पैरासाइट की तरीके से, और फिर वहीं पे अपनी ग्रोथ को प्रोलिफरेट करेंगे काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम में। ठीक है, इसलिए इसी वजह से कैंसर जो हमने पीछे आपको डेफिनेशन बताई थी कि एक्सेसिव एंड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ माइटोटिक डिवीज़न के साथ किसी भी सेल में अगर ये कंडीशन देखने को मिलता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैंसरस सेल। अब ये एक प्रॉपर्टी तो है कि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन जिस सेल में नहीं देखने को मिल रहा है उस वो वन ऑफ द फैक्टर या वन ऑफ द फीचर है कैंसरस सेल का। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे फीचर्स हैं कैंसर सेल होने के लिए, जिसके बारे में अभी हम और आपसे डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। तो ये है, देखिए, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का एक मैकेनिज़्म। होता क्या है कि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की वजह से सेल जो है सिंगल लेयर में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ग्रो करेगी और वो सिंगल लेयर में एक परत में ही ग्रो करेगी। ठीक है, उसके बाद वो क्या कर जाएगी, ये सेल ट्रांसफॉर्मेशन में चला जाएगा, ट्रांसफॉर्म करके क्या हो जाता है, अब
कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से क्या होते हैं, कुछ सेल जो होते हैं वो अपना ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का प्रॉपर्टी लूज कर देते हैं, जैसे वायलेट कर देते हैं आउटलॉज की तरह, जैसे हमारे समाज में होता है ना आउटलॉज, वो क्या करते हैं, कोई नियम कानून हमें नहीं मानना, हमें जो दिल में आ रहा है हम वो करेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो वैसे ही ये कैंसरस सेल होते हैं, ये क्या कर देते हैं, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एक नियम कानून है, उस चीज़ को ये ओवरराइड कर जाते हैं और अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, ठीक है। चेंज करके ये क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन वाले बंधन से अपने आप को मुक्त कर लेंगे। अब ये जिस तरीके से जितना चाहेंगे, जितने देर तक चाहेंगे, अपने आप को ग्रो कराते रहेंगे। इस ग्रोथ की वजह से क्या हो जाता है, 2 सेंटर आपका बन जाता है ग्रोथ का, और इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई करने लगते हैं। अब आप देख सकते हैं कि नॉर्मल सेल अभी भी बेचारा सिंगल लेयर में है, मगर ये क्या है, मल्टीपल लेयर में क्या कर रहे हैं, ओवर ग्रोथ के फॉर्म में दिख रहे हैं, ठीक है। ये तो कहानी थी कि क्या थी, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन इस तरीके से हो रहा है, इस बारे में हमने बात किया, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ये आखिर होता क्या है, किन वजहों से हो सकता है या हो रहा है, ठीक है। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन हमारे सेल में क्यों आ जा रहा है, हमें नहीं चाहिए भाई, हमें क्यों चाहिए, हमें नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए, फिर भी आपके बॉडी में ये चीज़ आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये एक चीज़ का अंदेशा दे रही है, एक आपको सिग्नल दे रही है कि हमारे बॉडी में कहीं पे कुछ तकलीफ़ है, ठीक है, कुछ खराबी आ गई है। तो इस खराबी का जो वजह है वो क्या हो सकता है, इस वजह को जानने के लिए जान लीजिए कि हाउ, आपके लिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो होगा कि हाउ कैंसर सेल evade contact inhibition। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर जानना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि एक कैंसर सेल कॉन्टैक्ट इनहिबिशन को कैसे ओवरराइड कर जाता है, ओवरकम कर जाता है। तो ये बेसिकली जो होता है, ये 2 ज़रिए से होता है, ठीक है। 2 मेथड हैं जिनके वजह से ये चीज़ हो रहा है। पहला होगा आपका जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से, ठीक है। दूसरा होगा एपिजेनेटिक डिसऑर्डर से, ठीक है। पहला है जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़। आपको पता है जब भी आप जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो बहुत सारे डिसऑर्डर्स की हम बात करते हैं, ठीक है, जहाँ पे ट्रांसलोकेशन कभी देखने को मिलेगा, कभी डुप्लीकेशन देखने को मिलेगा, कभी डिलीशन देखने को मिलेगा, तो वगैरह वगैरह जितने भी हैं उन सब में ये सारे चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। इसमें क्रोमोसोम डिलीशन की वजह से भी हो सकता है कहानी, ट्रांसलोकेशन की वजह से भी हो सकता है, वगैरह वगैरह। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके हिसाब से हम ये जेनेटिक एबनॉर्मलिटी, हमारे क्रोमोसोम, हमारे डीएनए में कुछ तब्दीली आ जा रही है, ठीक है, और वो क्या हो सकता है, इन सारे प्रोसेसेस के हेल्प से हो रहा है। तो इस वजह से भी नॉर्मल सेल क्या है, ट्रांसफॉर्म हो जा रही है कैंसरस सेल में, ठीक है। दूसरा क्या है आपका एपिजेनेटिक मैकेनिज्म, जान लीजिए इसमें क्या होगा आपका, इसमें होगा डीएनए मिथाइलेशन की वजह से। दूसरा क्या हो सकता है, हिस्टोन में मिथाइलेशन हो सकता है, एंड एसिटाइलेशन भी हो सकता है। तो यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस चीज़ को समझ लीजिए। ये हो सकता है आपके लिए ये टर्म नया हो, ये चीज़ें आपके लिए पूरी तरीके से नहीं हो, तो इसको यहाँ पे थोड़ा ध्यान दे करके प्लीज़ जान लीजिए। एपिजेनेटिक मैकेनिज़्म वो मैकेनिज़्म है जिसके ज़रिए से, ठीक है, जिसके ज़रिए से हमारा सेल क्या करता है, हमारे डीएनए रिपोजिटरी को क्या करता है, क्रोमोसोम रिपोजिटरी को वो बचा के रखता है चेंजेस होने से, ठीक है। और उसमें क्या करता है, डीएनए के हर एंड पे क्या करेगा, वो मिथाइल ग्रुप को ऐड करके एक मैकेनिज्म है जिसको हम बोलते हैं डीएनए मिथाइलेशन, ठीक है। उसी तरीके से हिस्टोन प्रोटीन में भी मिथाइलेशन की जाती है, एसिटाइलेशन, एसिटाइल ग्रुप ऐड करके उसे मॉडिफाई कर देते हैं ताकि वो बाहर से किसी भी फैक्टर से वो चेंज ना हो सके, उसमें कोई तब्दीली ना आए, और हमारा जो रिपोजिटरी है, हमारा जो डेटाबेस है, हमारे बॉडी का जो डेटाबेस है, वो एज इट इज़ कंटिन्यू फॉर्म में सुरक्षित रह सके, ठीक है। तो
एपिजेनेटिक मैकेनिज्म उस चीज़ के लिए किया जाता है। मगर यहाँ पे इसी चीज़ को इन्हांस तरीके से यूज़ करके कैंसर सेल क्या कर देता है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन से खुद को बचा लेता है और प्रोलिफरेशन बहुत ही तेज़ी से करने लगता है वहाँ पे। ठीक है, अब दूसरा स्टेज क्या है, एक तो हो गया कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं मिलता है कैंसर सेल में, दूसरा क्या है, डेंसिटी इनहिबिशन नहीं मिलती। ठीक है, अब देखिए डेंसिटी इनहिबिशन जो है, डेंसिटी इनहिबिशन का जो कम्युनिकेशन है, ठीक है, या रिलेशन है, वो किसके रिलेट में रिलेशन से है, वो है फूड एंड स्पेस। मैंने आपको स्टार्टिंग में जो इकोसिस्टम का कंसेप्ट दिया था वो बेसिकली इस चीज़ को समझाने के लिए ही था। इकोसिस्टम में भी हम बार बार बात करते हैं किस चीज़ की, फूड एंड स्पेस लिमिटेशन, वहाँ पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कंपटीशन वगैरह सारा चीज़ देखने को मिलता है। हमारे सेल में भी यही चीज़ देखने को मिलती है, मगर नॉर्मल सेल में ये चीज़ क्या होता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के जगह पे वहाँ पे सेल्फ सैक्रिफाइस का एक कंसेप्ट आ जाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक नॉर्मल सेल है, ये बेचारा प्रोलिफरेट हो रहा है और प्रोलिफरेट होकर के इसको पता हो गया कि अब जो हमारे पास फूड था, हमारे इस कल्चर मीडियम में जो फूड है वो लिमिटेड है। ठीक है, जो था हमने कंज्यूम कर लिया, ग्रो करने के लिए जो स्पेस है वो भी अब लिमिटेड है, इससे बाहर हम नहीं जा सकते। तो अब क्या करेगा ये, वहाँ पे अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी को जो पहले बहुत ही इन्हांस स्पीड से चल रही थी, उस चीज़ को वो क्या करेगी, थोड़ी देर के लिए रोक देगी, अरेस्ट करेगी और क्यूसेंट स्टेज में चली जाएगी। सेल साइकिल, सेल डिवीज़न में जब आप पढ़ते हैं तो एक अरेस्टिंग फेज़ होता है, क्यूसेंट स्टेज, क्यू नॉट स्टेज जिससे हम बोलते हैं, उस फेज़ में चली जाएगी और ये नॉर्मल सेल की तरह बिहेव करती रहेगी। अब अगर नीड आया तो इसमें से कोई एक सेल फिर क्या करेगा, अपना क्यूसेंट स्टेज को वो क्या करेगा, ख़त्म करेगा और वो सेल डिवीज़न में पार्टिसिपेट करके रिक्वायर्ड फॉर्म में सेल को कन्वर्ट करेगा। ठीक है, मगर इसके उलट ट्यूमर सेल क्या करती है, ट्यूमर सेल प्रोलिफरेट करेगी। अभी हमने बताया इसको रूल रेगुलेशन से कोई मतलब नहीं होता है, नियम कानून से इसका कोई ताल्लुकात नहीं है। अब ये क्या करेगा, ये प्रोलिफरेशन जो है कंटिन्यू करेगा और इस कल्चर मीडियम को भी सरपास कर जाएगा। कल्चर मीडियम का जो स्पेस है उस चीज़ को भी ये सरपास कर जाएगा और ये क्या करेगा, क्यूसेंट स्टेज में इंटर करना ही नहीं मांगेगा। ठीक है, तो इस वजह से इस कैंसर सेल में आपको डेंसिटी इनहिबिशन जो होता है उसका लॉस देखने को मिलता है। ठीक है, अब होता क्या है कि अब आप पूछेंगे, ठीक है, आपके जहन में इस सवाल आना ज़रूरी है, जैसे कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्यों हुआ, वैसे ही यहाँ पे डेंसिटी इनहिबिशन क्यों हुआ। ठीक है, डेंसिटी इनहिबिशन जो गायब हो रहा है वहाँ पे हो क्या रहा है कि इसमें से जो कैंसरस सेल है, ये कैंसरस सेल जो होते हैं नॉर्मल तरीके से, उनको ग्रोथ फैक्टर्स की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, ग्रोथ फैक्टर्स क्या होते हैं, हमारे बॉडी सेल को सिग्नल देते हैं कि किस तरीके से वो ग्रो करे, कब ग्रो करे, कब वो अपने ग्रोथ को रोक ले, मगर इनको ग्रोथ फैक्टर से कोई ज़्यादा रिलेशन होता नहीं है, ज़्यादा कम्युनिकेशन इनका डिपेंडेंट होता नहीं है। तो ये अब क्या करते हैं, ये ज़रूरत पड़ने पर ये खुद का ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस करने लगते हैं एंड ये साथ ही साथ अपने सराउंडिंग में जो सेल्स हैं, ठीक है, उनको भी इंड्यूस कर देते हैं कि आप भी रैपिड ग्रोथ कीजिए। और इसके वजह से एक नया फेनोमेनन आपको देखने मिलेगा एंड दैट फेनोमेनन इज ऑटोक्राइन फॉर्मेशन। आगे हम बात करते हैं ऑटोक्राइन फॉर्मेशन। ऑटोक्राइन फॉर्मेशन में आप देखिए यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्म सेल है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म सेल है, ये क्या कर रहा है, ये ग्रोथ फैक्टर अपना प्रोड्यूस कर गया। ठीक है, ये इसने अपना ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस किया और इसके साथ ही साथ इसके जो सराउंडिंग में सेल्स थे उनको ये ग्रोथ फैक्टर क्या कर रही है, उस रिसेप्टर पे जाकर के बाइंड कर रही है और रिसेप्टर से फिर सिग्नल दे रही है कि भाई साहब अब यहाँ से आप क्या कीजिए, ग्रोथ शुरू कीजिए। अब इस रिसेप्टर के पास जो सिग्नल आया, इस सिग्नल के तर्ज पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मल्टीपल ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये मल्टीपल ग्रोथ अब क्या करेगा, प्रोलिफरेशन बहुत ही रैपिड होगा, वहाँ पे ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से होगा एंड लास्ट में हमें क्या देखने को मिलेगा, लास्ट में हमें देखने को मिलेगा लॉस ऑफ डेंसिटी इनहिबिशन। तो ये स्पेस एंड फूड से लिमिटेड नहीं होते अपने ग्रोथ को। ठीक है, अपने ग्रोथ के लिए फूड एंड स्पेस से ये लिमिटेड नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ऑटोक्राइन ग्रोथ स्टिमुलेशन काम करती है कैंसरस सेल
नॉर्मल ट्यूमर सेल को एंड नॉर्मल सेल को कन्वर्ट कराने में या प्रोलिफरेट कराने में ये हेल्प करती है। अब बात करते हैं यहाँ पे हेला सेल्स की। हेला सेल्स के बिना जिक्र कैंसर आधा अधूरा है, ठीक है। हेला सेल was a cell. It was obtained from the cervical tumor of a patient called Henrietta Lacks, ठीक है। Henrietta Lacks के सर्वाइकल ट्यूमर से बिना कंसेंट के, हालांकि ये निकाल लिया गया था, मगर याद रखिएगा ये वन ऑफ द इमोर्टल सेल लाइन में से कंसिडर किया जाता है, ठीक है। इमोर्टल सेल लाइन से मतलब ये है कि ये अपने टेलोमेरेज एक्टिविटीज़ को ये काफ़ी ज़्यादा क्या कर देती है, इन्हांस करके ये खुद ये डेथ हमें इसके अंदर जो नॉर्मल डेथ होती है वो देखने को नहीं मिलती है। और रिसर्च लैब में इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है कैंसर स्टडीज़ के लिए, ठीक है। अब बात करें इस बेसिस पे कैंसर के सेल्स के बारे में, प्रोलिफरेशन के बेसिस पे, तो ये क्या होते हैं, कैंसर सेल या ट्यूमर जो होते हैं वो दो तरीके के हमें देखने को मिलते हैं। एक कहलाता है हमारा बेनाइन, दूसरा कहलाता है हमारा मैलिग्नेंट। बेनाइन क्या है, बेनाइन जहाँ पर भी ये ओवर ग्रोथ हो रहा है वहाँ उस लोकेशन पे ये कन्फाइंड है, वहाँ से अभी ये मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, वो वहाँ से बाहर नहीं निकला है, जहाँ पे है तो वहीं पे है, ठीक है। मगर मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है आपका, मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होती है वो क्या होती है, उसके अंदर हमें मेटास्टासिस या लोकोमोशन दूसरे जगह पे इसका मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। इस फेनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, मेटास्टासिस। जिस लोकेशन पे ये ग्रोथ हुआ था उस लोकेशन से ये मूव कर जाएगा किसी भी दूसरे लोकेशन पे, बॉडी के दूसरे लोकेशन पे पहुंच जाएगा विद द हेल्प ऑफ ब्लड एंड ऑल दैट फैक्टर्स, ठीक है। इस फेनोमेनन या इस कैरेक्टर को हम क्या बोलते हैं, मैलिग्नेंट। एंड ये मैलिग्नेंसी इस मेटास्टासिस प्रॉपर्टी, ये मेटास्टासिस प्रॉपर्टी जो होती है मैलिग्नेंट ट्यूमर में, ये इसको बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक और डेडली होने में मदद करता है। मतलब एक बार कोई भी ट्यूमर मेटास्टासिस स्टेज में आ गया तो फिर उसके इन्फेक्शन को, उसके ग्रोथ को रोकना ना मुश्किल, मतलब ना इस ग्रोथ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं एंड पेशेंट की मौत होनी तय हो जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे मैलिग्नेंट ट्यूमर का जो कैरेक्टर है वो क्या क्या है आप जान लीजिए। इन्हें हम नियोप्लास्टिक और ट्यूमर सेल भी कहते हैं। साथ ही साथ हम इसे क्या बोलते हैं, इसके कैरेक्टर्स जो होते हैं इसमें बहुत ही ज़्यादा रैपिड ग्रोथ हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ ये इन्वेजिव होते हैं सराउंडिंग स्पेस एंड न्यूट्रिशन। क्यों, क्योंकि इनके अंदर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन भी गायब है, साथ ही साथ डेंसिटी इनहिबिशन भी गायब है। साथ ही साथ एक नया प्रॉपर्टी इसमें ऐड हो जाता है, वो प्रॉपर्टी क्या होता है, मेटास्टासिस, ठीक है। मेटास्टासिस हमने आपको बता दिया कि किस तरीके से होता है। अब हम और डिटेल में बात करें, यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे बेनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर का एग्जांपल लेकर के हम बात कर रहे हैं। ये देखिए एक नॉर्मल सेल है, ठीक है, इसके चारों तरफ इसकी बेसल लैमिना जो येलो कलर में आपको दिख रही है, ठीक। अब इसमें क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है एंड दैट कन्वर्ट्स इनटू सम ऑफ द सेल कन्वर्ट्स इनटू बेनाइन ट्यूमर, ठीक। अब ये अपने लोकेशन पे कन्फाइंड है, इसमें अभी भी प्रोलिफरेशन तो हो रहा है बट ये कन्फाइंड है, ये अभी भी अपने लोकेशन से बाहर नहीं निकली है। मगर जैसे ही मैलिग्नेंट ट्यूमर में ये कन्वर्ट हो जाती है, ये बेसल लैमिना में क्या कर देता है, रप्चर करता है और वहाँ से ये मेटास्टेसाइज करके बॉडी में क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो जो पहले एडिनोमा था वो अब किस में कन्वर्ट हो गया, एडिनो कार्सिनोमा में। तो इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होता है, चेंजेस होते हैं एक आपके बेनाइन ट्यूमर से मैलिग्नेंट ट्यूमर में, ठीक है। अब बात करें हम स्टेजेस, मेटास्टेसिस में कुछ स्टेजेस हैं, मैकेनिज्म हैं, वो क्या क्या हैं। सबसे पहले जान लीजिए कैसे हो रहा है मेटास्टेसिस का जो प्रोसेस हो रहा है वो कैसे हो रहा है। ये देख लीजिए, एक्सीडेंटल प्रोडक्शन ऑफ म्यूटेंट सेल, वन ऑफ द मेजर फैक्टर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ और कन्वर्जन ऑफ नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस सेल, ठीक है। वो मैकेनिज्म जो सबसे ज़्यादा जो हो रहा है वो किसके हेल्प से हो रहा है, वो म्यूटेशन के वजह से हो रहा है। म्यूटेशन आपको पता है, नहीं भी जानते हैं तो जान लीजिए। म्यूटेशन बेसिकली क्या होता है, आपके डीएनए में चेंजेस,
डीएनए में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर की गई है, जिस भी सीक्वेंस में लिखा गया है, उस सीक्वेंस में कुछ ना कुछ तब्दीली आप ले आते हैं किसी भी हेल्प से, ठीक है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं म्यूटेशन, ठीक है। अब क्या होगा कि म्यूटेशन की वजह से इनमें से जो नॉर्मल सेल थे, वो नॉर्मल सेल में से एक सेल क्या हो जाता है? म्यूटेट कर जाता है, चेंज हो जाता है, एंड इट स्टार्ट्स प्रोलिफरेटिंग इटसेल्फ इनटू अ डैमेज सेल और म्यूटेंट सेल, ठीक है। अब सेकंड म्यूटेशन होता है, सेकंड स्टेज ऑफ म्यूटेशन जैसे ही हुआ, वहाँ पे सेल प्रोलिफरेट करेगा और अपना नंबर बढ़ाएगा। पहले एक थे, अब अनेक होना शुरू हो गए, ठीक है। इस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया में क्या हो रहा है आपका? हाइपरप्लेजिया में जो नॉर्मल अनवांटेड सेल थे वो अपने आप को प्रोलिफरेट कर रहे हैं, ठीक है। के बाद आता है फिर से और म्यूटेशन कंटिन्यू रहा, ठीक, कंटिन्यू रहा, ये अपने आप का अपना ग्रोथ करता चला गया, एंड ये डिस्प्लेजिया स्टेज में आ जाता है। यहाँ पे अब ये मैलिग्नेंट में कन्वर्ट होने के कगार पे आ चुका है। अब इसके बाद बहुत ही ज़्यादा प्रोलिफरेशन जब हो जाता है तो यहाँ पे इसके बेसल लैमिना में रप्चर हो जाता है, एंड दैट बेसल लैमिना, वहाँ पे जब रप्चर हुआ तो वो आपकी इस सेल के सराउंडिंग में जो भी कैपिलरीज हैं उससे कांटेक्ट करके उसके साथ ब्लड के साथ क्या करेगा? फ्लो करके वहाँ से ये मेटास्टेसाइज हो जाएगा, वहाँ से किसी दूसरे साइड पे जाकर के अपने आप को रीलोकेट कर लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे और डिटेल में अगर हम बात करें, वन बाय वन स्टेप को हम एड्रेस करते हुए जाएं कि मेटास्टेसिस में हर एक स्टेज कैसे प्रोसीड होता है। तो यहाँ पे आपका एक नॉर्मल एपिथेलियम है, ठीक है। इस नॉर्मल एपिथेलियम की अपनी क्या होगी? बेसल लैमिना होगी, और इसके नीचे, इस बेसल लैमिना के नीचे आपको क्या मिलेगा? कैपिलरी, ठीक है। ये आपका ओवरव्यू है, एक स्ट्रक्चर होता है नॉर्मल सेल का, नॉर्मल एपिथेलियम का। अब इसके बाद क्या होगा? इसमें म्यूटेशन हो जाता है, किसी तरीके से म्यूटेशन हुआ। अब ये म्यूटेशन एक्सीड करके आगे चल करके ये क्या कर देगा? बेनाइन ट्यूमर में इसको पहले कन्वर्ट करेगा, ठीक। ये बेनाइन ट्यूमर अपने आप को प्रोलिफरेट करेगा, सर्वाइव करेगा कुछ दिनों तक, कुछ समय तक, जब तक इसकी है, ठीक है। उसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका? ये कन्वर्ट हो जाएगा मैलिग्नेंट में। मैलिग्नेंट में कन्वर्ट होने के लिए कंडीशन है कि ये इसके अंदर इन्वेजिव प्रॉपर्टी आ जाए, ठीक है। इन्वेजिव प्रॉपर्टी आ जाए एंड साथ ही साथ इसमें मेटास्टैटिक प्रॉपर्टी भी आ जाए। के बाद जान लीजिए कि यहाँ पे हमने आपको बताया था कि रप्चर हो जाता है इसका बेसल लैमिना, और जो नीचे में ब्लड कैपिलरीज जो चल रही है, ठीक है, बैंक ऑफ ब्लड कैपिलरी, उसमें ये क्या करेगा? अब मिक्स हो जाएगा। मिक्स होकर के ये ट्रैवल करेगा दूसरे लोकेशन पे। देख सकते हैं आप, यहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, और ये फिर कहाँ जा कर के? कहीं दूसरे बॉडी के किसी भी दूसरे हिस्से में जा कर के वो क्या हो रहा है? एक्यूमुलेट होता चला जा रहा है, ठीक। एक्यूमुलेट होगा तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जा कर के एक जगह पे जमा हो जाएंगे और वो अपना काम करना शुरू कर देंगे हर एक हिस्से में, नहीं। यहाँ पे भी कुछ प्रोबेबिलिटी है, वो क्या है? लेस देन 1 in 1000, ठीक है। हर 1000 में से एक सेल जो इसमें से निकलेगा, उसमें ये चीज़ होगी कि वो जाकर के किसी दूर कोने में, बॉडी के किसी दूर कोने में जाकर के वो अपने आप को विस्थापित कर ले, और वहाँ पे वो क्या कर ले? फिर से एक नए कैंसर में या एक नए ट्यूमर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। अगर इसमें से अगर कोई भी एक सेल है जो सर्वाइव करके पहुँच गया और वो सर्वाइव कर रहा है, तो वो फिर क्या करेगा? नया ट्यूमर का प्रोडक्शन शुरू कर देगा, एंड दैट स्टेज, जब ये रिलोकेशन सक्सेसफुल हो जाती है और वहाँ पे सर्वाइवल सक्सेसफुल हो जाती है, तब हम इस स्टेज को क्या बोलते हैं? मेटास्टेसिस। तो अब जान लीजिए यहाँ पे इसके बाद क्या होगा कि यहाँ से जो रप्चर होने के बाद जो ब्लड कैपिलरीज में इसकी जो मिक्सअप हुई है, उसके बाद क्या होगा? ये ब्लड वेसल में जाकर के, किसी भी ऑर्गन के ब्लड वेसल में जाकर के वो चिपक जाएगा, ठीक है। वहाँ पे अपना न्यूट्रिशन डिराइव करने का वहाँ पे स्टार्ट करेगा। इसके बाद आपका क्या होगा? ये ब्लड वेसल से, फिर वहाँ के ब्लड वेसल से भी बाहर निकल करके माइक्रो मेटास्टेसिस स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा? ये वहाँ पे कॉलोनाइज करेगा, जिस लोकेशन पे भी ये जाकर के अपने आप को एग्जिस्ट कर रहे थे, जहाँ पर भी ये जाकर के चिपक गए थे, वहाँ पे ये अपना ग्रोथ शुरू कर देंगे और एक नई कॉलोनी ऑफ सेल, डिफेक्टिव सेल्स का प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से ये पूरा स्टेज मेटास्टेसिस का आपको देखने को मिलता है। अब बात करें यहाँ पे आपके लिए एक रियल टाइम का एक एग्जांपल है नॉन हॉकिंस लिम्फोमा का। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे
क्या हो रहा है, ये मेटास्टेसिस का कंडीशन है। ये देख रहे हैं आप, इस पूरे बॉडी में अलग अलग जगह पे ये क्या हो गया है, ये रिलोकेट होकर के अपना नया नया कॉलोनी को ये बना रहा है। तो ये नॉन हॉकिंस लिम्फोमा कंडीशन का मेटास्टेसिस स्टेज है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें एक नए फेनोमेनन के बारे में, एक नए कैरेक्टर के बारे में, जो हमें नॉर्मल सेल में तो देखने को मिलता है, मगर इसके एवज में दूसरा इसका चेंजेस जो होता है वो क्या है, पहले इससे पढ़ लें, उसके बाद उससे रिलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे एक नॉर्मल सेल क्या होता है, ये डिफ्रेंशिएट करेगा एंड ये रेस्पायर करेगा। ठीक है, रेस्पायर करेगी एंड एरोबिक या एनारोबिक मैकेनिज्म को अपने बॉडी में, अपने सेल में ये रिक्वायरमेंट लाएगी। ठीक है, तो अब ये ग्लाइकोलाइसिस से क्या करेगी, पायरुविक एसिड बनाएगी। ठीक, पायरुविक एसिड का जो फेट होगा वो क्या होगा, या तो ये एरोबिक ऑक्सीडेशन में चला जाए या तो फिर एनारोबिक कंडीशन में आ जाए। ठीक, एनारोबिक कंडीशन में होगा तो लैक्टेट का प्रोडक्शन होगा, लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होगा। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन में जा रहा है तो एरोबिक रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होने के बाद ये क्या देगा, एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का प्रोडक्शन करेगा। तो ये नॉर्मल है रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म जो हर एक नॉर्मल सेल अटेंड करती है, अचीव करती है। ठीक है, किस चीज़ के लिए, अपने एनर्जी के डेरिवेशन के लिए। ओके, मगर यहाँ पे हमारा जो कैंसर सेल है वो एक नया फेनोमेनन दिखाता है। उस फेनोमेनन को हम बोलते हैं वारबर्ग इफेक्ट। वारबर्ग इफेक्ट के बारे में जानने से पहले उस मैकेनिज्म को समझ लें, उसके बाद हम इस चीज़ को भी देख लेंगे। अब देखिए होता क्या है, ये ट्यूमर सेल जो है, ट्यूमर सेल क्या करेगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन के भी प्रेजेंस, मान लीजिए कि ऑक्सीजन नहीं है तब वो एनारोबिक कंडीशन में जा रहा था नॉर्मल सेल, मगर ये क्या करेगा कि ऑक्सीजन का प्रेजेंस है भी तब भी, ना भी है तब भी, ये क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट जो करेगा वो किस तरफ शिफ्ट कर देगा, वो शिफ्ट कर देगा एनारोबिक प्रोडक्ट को बनाने में। ठीक है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा करता है। क्यों, क्योंकि कैंसर सेल को सर्वाइव करना है, नए जगह पे सर्वाइव करना है, बहुत ही मल्टीपल मैनर में उसे क्या करना है, रिप्रोड्यूस करना है, ग्रोथ करना है। तो ग्रोथ करने के लिए इन्हें क्या चाहिए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। एनर्जी कहाँ से लाएंगे, तो जो भी बॉडी में जो भी न्यूट्रिशन शुगर के फॉर्म में मौजूद है उससे डिराइव करेंगे। क्यों, क्योंकि रेस्पिरेशन शुगर से ही होगा, ग्लूकोज से ही होगा। ठीक है, तो उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास रखने के लिए ये क्या कर देता है, एरोबिक कंडीशन को अचीव करना शुरू कर देता है, एनारोबिक कंडीशन में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे लैक्टिक एसिड ज़्यादा से ज़्यादा बनाता है और शुगर अपटेक जो है अपने सेल के अंदर वो बढ़ा लेता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5% ही ये अपने आप को इन्वॉल्व करता है किसमें, एरोबिक कंडीशन में जाने के लिए। बाकी 10% के आसपास अपने बॉडी ग्रोथ के लिए चाहिए। बाकी जो एनर्जी है वो प्रोलिफरेशन वगैरह में यूज़ हो जाती है इनकी। ठीक है, तो अब वारबर्ग इफेक्ट के बारे में जान लें। तो वारबर्ग इफेक्ट इज डिफाइंड एज an increase in the rate of glucose uptake and preferential production of lactate even in the presence of oxygen। तो नॉर्मल ऑक्सीजन आपके बॉडी में नहीं मिला तब वो एनारोबिक कंडीशन में आएगा, मगर कैंसरस सेल, ट्यूमरस सेल के केस में क्या हो जाता है, यहाँ पे ट्यूमरस सेल के केस में हमें क्या देखने को मिलता है कि ऑक्सीजन बहुत आयत फॉर्म में मौजूद है, उसके बावजूद ये क्या कर रहा है, लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन प्रेफर करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इनको ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज अपटेक करना है उस सेल के अंदर में। क्यों, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी डिराइव कर सके। क्यों, क्योंकि एनर्जी होगी तभी तो वो प्रोलिफरेट कर पाएगा। तो आगे बात करें हम सेल डिवीज़न का कैसे इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे नॉर्मल सेल और ट्यूमर सेल के बीच में, कैसे ये डिफरेंसेस हैं और कैसे इनका जन्म हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे नॉर्मल सेल डिवीज़न होगा, ठीक है, एंड नॉर्मल एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस क्या है, नॉर्मल प्रोग्राम डेथ ऑफ द सेल। तो ये क्या होगा, ये आपका नॉर्मल सेल का प्रोडक्शन होगा। ठीक, मगर यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे सेल डिवीज़न आपकी बढ़ गई और आप अभी भी नॉर्मल रफ्तार से ही एपोप्टोसिस को कंडक्ट करा रहे हैं। उसके इफ़ेक्ट में हमें जो देखने को मिलेगा वहाँ पे क्या मिलेगा, ट्यूमर का प्रोडक्शन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ये होगा आपका ट्यूमर का प्रोडक्शन। साथ ही साथ अब क्या है दूसरा कंडीशन ये कहता है कि आपका अभी भी नॉर्मल सेल डिवीज़न हो रहा है, मगर प्रोग्राम सेल डेथ एपोप्टोसिस जो है वो क्या हो गई, वो घट गई है। ठीक, आप नॉर्मल तरीके से डिवाइड तो करा रहे हैं सेल को, मगर
उस नॉर्मल सेल में जो डेथ होनी थी नॉर्मल तरीके से वो उसकी रफ्तार घट गई, तब भी हमें क्या देखने को मिलेगा, तब भी वहाँ हमें ट्यूमर का ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से अगर सेल डिवीज़न में अल्ट्रेशन हो जाता है, ठीक है, सेल डिवीज़न में रेगुलेशन में अल्ट्रेशन आ जाता है, तो वहाँ पे भी हमें ट्यूमर का जन्म होते हुए देखने को मिलता है। अब बात करें हम कंपोनेंट, कैंसर सेल नॉर्मल सेल में क्या फ़र्क है, इनके कंपोनेंट में क्या क्या फ़र्क आ जाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि इस एनवायरनमेंट में, इस कैंसर सेल के एनवायरनमेंट में आपको एक कैंसर सेल देखने को मिलेगा। ये है आपका कैंसर सेल, ठीक है, जो ट्रांसफॉर्म सेल होगा, जो चेंज सेल होंगे, ठीक है। साथ ही साथ ये अपना खुद का ब्लड वेसल्स फॉर्म करते हैं। ये आगे हम बताएंगे काउज ऑफ कैंसर में, जब आप इसके नेक्स्ट सीरीज़ में हम बात करते हुए देखेंगे तो, ठीक है। तो वहाँ पे ये अपना एंडोथेलियल सेल भी रखते हैं ताकि ये अपना क्या बना सकें, नॉर्मल ब्लड वेसल अपना बना सकें, वहाँ पे अपना सप्लाई चेन बैठा सकें, ठीक है। साथ ही साथ आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे पेरिसाइट देखने को मिलेगी, फाइब्रोब्लास्ट भी आपको देखने को मिलेंगे, एंड इन्फ्लेमेटरी वाइट ब्लड सेल्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से ये माइक्रो एनवायरनमेंट होता है कैंसर सेल का, जिसमें ये कंपोनेंट क्या क्या मिलेंगे आपको, कैंसर सेल मिलेंगे, एंडोथेलियल सेल मिलेंगे, पेरिसाइट्स मिलेंगे, एंड फाइब्रोब्लास्ट मिलेंगे, एंड इन्फ्लेमेटरी वाइट ब्लड सेल्स भी देखने को मिलेंगे। अब एक चीज़ और बात कर लें हम यहाँ पे कि कैंसर सेल जो कन्वर्ट होता है, ठीक है, कैंसर सेल जो अपने आप को सर्वाइव करता हुआ दिखता है, वो क्यों दिखता है, ठीक है। वो जो बेसिकली दिखता है आपको, वो दिखता है क्योंकि इस कैंसर सेल में टेलोमेरेज जो होते हैं, टेलोमेरेज, वो उनका प्रोडक्शन क्या हो जाता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। नॉर्मल सेल में क्या होगा कि हर सेल डिवाइड होने के बाद अपना जो टेलोमेयर है वो उसका कम होता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि इनका टेलोमेयर आपको गायब देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे एंड ऑफ क्रोमोसोम में आपको क्या मिलते हैं, टेलोमेयर्स होते हैं, जो सेल डिवीज़न के टाइम में ये डिसाइड करते हैं कि कितना नंबर ऑफ साइकिल ऑफ सेल डिवीज़न इनमें पॉसिबल हो सकता है। तो हर डिवीज़न के बाद इनकी संख्या जो होती है टेलोमेयर की, वो कम होती चली जाती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो ख़त्म हो जाता है। जैसे ही ख़त्म हुआ तो अब सिग्नल मिल जाता है सेल को कि अब ये क्या करे, इस सेल को ख़त्म करे, ठीक है, इनकी डेथ अब आ गई है, ठीक है, ये ख़त्म होने के कगार पे आ गए हैं, तो उनको मार दिया जाता है एपोप्टोसिस के ज़रिए। मगर कैंसर सेल में ये क्या होता है, ये टेलोमेयर ख़त्म नहीं होते हैं, हर डिवीज़न के बाद ये एज इट इज़ सेम नंबर में एग्जिस्ट करते हुए हमें देखने को मिलते हैं। इसी वजह से कैंसरस सेल क्या हो जाते हैं, इमोर्टल हो जाते हैं। आप याद कीजिए हेला सेल का जब मैंने आपको उससे जिक्र किया था, तो वहाँ हमने बताया था कि वो क्या हो जाती है, वो क्या है, वो इमोर्टल सेल है। वो इमोर्टल सेल जो होता है वो बेसिकली इस वजह से होता है कि यहाँ पे टेलोमेयर जो हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे हैं, और ये टेलोमेयर को जो ओवरकम करके ये अपना क्या करता है, सर्वाइवल पॉसिबल करता है। अब ज़रा जान लीजिए, यहाँ पे बात करें हम तो दे आर जेनेटिकली एंड एपीजेनेटिकली अनस्टेबल। जेनेटिकली क्यों अनस्टेबल है, वो क्रोमोसोम डिलीशन, म्यूटेशन वगैरह के वजह से। एपीजेनेटिकली अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि हमने आपको बताया था डीएनए मिथाइलेशन या डीएनए एसाइटाइलेशन, हिस्टोन मॉडिफिकेशन वगैरह की वजह से ये एपीजेनेटिकली अनस्टेबल हो जाती है। साथ ही साथ दे स्केप रेप्लिकेटिव सेल सेनेसेंस, ठीक है, और ये सेल सेनेसेंस स्टेज में आ जाए, ठीक है, क्यूसेंट स्टेज में इंटर कर जाए, उससे बच जाती है। वो कैसे, बाय प्रोड्यूसिंग टेलोमेरेज, ठीक है, और साथ ही साथ अपने टेलोमेरेज को भी स्टेबल कर लेती है। अगर मान लीजिए लॉस भी हो रहा है तो कुछ ऐसे मैकेनिज्म से उनको स्टेबल कर लेती है कि वो टेलोमेरेज का प्रोडक्शन एज इट इज़ कंटिन्यू रहे, ठीक है। और आपको हमने बताया है कि टेलोमेयर क्या है, एंड ऑफ क्रोमोसोम में मिलते हैं, और इसमें क्या होता है, रिपीटेटिव सीक्वेंस ऑफ नॉन कोडिंग डीएनए होते हैं। ये टेलोमेयर आपको मुलाकात होगी आपके चैप्टर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में भी आप पढ़ेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के दौरान भी पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जब पढ़ेंगे उस दौरान में भी इसकी आपको डिस्कशन देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से ओवरव्यू ऑफ कैंसर हमने आज डिस्कस किया। अब नेक्स्ट सेशन में जो हम आपसे मिलेंगे तो उसमें आपसे जो हम बात करेंगे वो टाइप्स ऑफ कैंसर पे बात करेंगे, नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ बॉडी ग्रोथ पे हम बात करेंगे, काउजेज़ ऑफ कैंसर क्या होते हैं उन पे हम बात करेंगे, साथ ही साथ किन किन मेथड से हम इस कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं, और किस तरीके से इनको ट्रीटमेंट भी हम प्रोवाइड करते हैं पेशेंट्स में,
ठीक है, उन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, एंड आपकी हर एक लाइक हमें एक नई मोटिवेशन देती है, ताकि हम इसी तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए एक अच्छे अच्छे टॉपिक्स को लेकर के हाजिर हो सकें। थैंक यू।